आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ऐसे में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए कुछ रूल्स बताऊंगा। आप अगर इन रूल्स को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह एग्ज़ामिनर आपको 80 प्लस नंबर भी देगा। लेकिन वो उस सूरत में होगा जब आप रूल्स को अच्छे तरीके से समझेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और इसके अलावा उनको अप्लाई करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी, कौन कौन से रूल हैं। अभी रूल्स की लिस्ट में बता रहा हूँ, आगे जाकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल आर्ग्यूमेंट्स, करेक्ट ग्रामर, सिंपल लैंग्वेज, करेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज। ये 5 रूल्स आपको बताए हैं। आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है, इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनको तैयार कैसे करना है, इन रूल्स को फॉलो कैसे करना है, इन रूल्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो ये सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो आपने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ जाए। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो अगेन वीडियो को समाप्त कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको लाजमी समझ आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो थर्ड टाइम लाजमी आपने वीडियो को समाप्त करना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। करेक्ट यूज़ ऑफ idioms एंड phrases, ब्राइट आउटलाइन, ब्राइट इंट्रोडक्शन ऑफ पैराग्राफ, एवरी पैराग्राफ मस्ट बी इक्वल वर्ड्स। ठीक है। गुड रेफरेंसेस, एवरी आउटलाइन मस्ट बी इक्वल की पॉइंट्स एंड वर्ड्स, राइट अपडेटेड इंफॉर्मेशन, स्टांस मस्ट बी क्लियर, 15वां स्टांस मस्ट बी टू द पॉइंट ऑफ द ऐसे टॉपिक। अब इस पर डिटेल से बात करती हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। सीक्वेंस ऑफ द ऐसे स्ट्रक्चर, राइट ऑल पॉइंट्स ऑफ द ऐसे आउटलाइन, राइट 5 to 8 कोटेशंस, राइट 5 to 8 फैक्ट्स एंड फिगर्स, करेक्ट द यूज़ ऑफ मार्कर, करेक्ट यूज़ ऑफ मार्कर। ठीक है। आगे बात करते हैं नीट राइटिंग, नो कटिंग, 5 मिनट्स पर पैराग्राफ, ब्राइट कंक्लूजन, ज्वाइन टेस्ट सेशन। टेस्ट सेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं ये भी इसी वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहले मीनिंगफुल सेंटेंस। आपने जो भी जुमला लिखना है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपका जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, बामायनी होना चाहिए, मुस्तनद तरीन होना चाहिए और सबसे बढ़कर रेलिवेंट टू द टॉपिक होना चाहिए। ठीक है। आपने जुमले जो भी लिखने हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए। ठीक है। आगे मीनिंगफुल आर्ग्यूमेंट्स, आपने जो भी दलील दी है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि आप कोई दलील दे रहे हैं और उसमें कोई मायने नहीं ज़ाहिर हो रहा, आपका स्टांस ही वाज़िया नहीं हो रहा। ठीक है। तो आपने मीनिंगफुल दलील देनी है, ये बात आपने याद रखनी है। आगे जी, करेक्ट ग्रामर, आपने ग्रामर का यूज़ जो है वो करेक्ट करना है। ठीक है। आपके टेंसेस की गलती नहीं होनी चाहिए, प्रेपोजिशन की गलती नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन की गलती नहीं होनी चाहिए, प्रेपोजिशन की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट भी बात करते हैं जी, स्पेलिंग मिस्टेक लाजमी ये भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट एक अहम बात बता दूं कि मैंने CSS, PMS और तहसीलदार के लिए, PMS मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर 6 ऐसे लिखे हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे हर साल PMS, तहसीलदार और इसके अलावा CSS में हर साल आता है। और ये 6 टॉपिक्स जो सी हैं इन्हीं में से हर साल पेपर आता है। और एक उनमें थीम है जी वुमेन और जेंडर, दूसरा थीम है डेमोक्रेसी, प्रॉब्लम्स ऑफ लॉ, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिक्स, तीसरा थीम है एजुकेशन, चौथा थीम है साइंस के मसाइल, पांचवा थीम है करंट अफेयर्स। ठीक है। और छठा थीम है सोशल इवल्स। ठीक है। ये 6 थीम्स पर मैंने ऐसे लिखे हैं। अगर आप ये 6 ऐसे तैयार कर ले तो आपका ऐसे का पेपर पास हो जाएगा। आपको बता दूं, समरी आउटलाइन जोन सी होती है और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इसमें आपने वो पॉइंट लिखने होते हैं जो कि आपने बॉडी के अंदर लिखने हैं। ठीक है। मतलब समरी आपने आउटलाइन में भी लिखनी होती है, इंट्रोडक्शन में भी और कंक्लूजन में भी। लेकिन मैंने बॉडी के लिहाज से टॉपिक वाइज ऐसे थीम ऐसे पॉइंट बनाई हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे वुमेन का है तो उसके इफ़ेक्ट्स मैंने 3 लिखे हैं, 3 में से आपने रेलिवेंट उठा के 2 लिखनी है। ठीक है। अब आपको बता दूं, उन 2 का जिक्र आपने आउटलाइन में भी करना है, उन दो में से एक का जिक्र आपने इंट्रोडक्शन में लिख देना है, एक कंक्लूजन में जिक्र कर देना है। इफ़ेक्ट का नाम खाली लिखना है, ये नहीं कि आप ऊपर डिटेल से बयान करेंगे, नहीं। ठीक है। मैंने इस तरह कोजिज़ हैं तो कोजिज़ में मैंने 5 की पॉइंट लिखे हैं,
5 में से आपने 3 का जिक्र आउटलाइन में कर देना है, ऊपर नाम लिख देना है, इंट्रोडक्शन में भी 1 का जिक्र कर देना है, कंक्लूजन में भी 1 का जिक्र कर देना है। ठीक है, इसी तरह मैंने सॉल्यूशंस पर भी 5 की पॉइंट लिखे हैं टॉपिक वाइज। 5 में से 3 का जिक्र आपने आउटलाइन में लिख देना है, 1 का जिक्र आपने इंट्रोडक्शन में लिख देना है, 1 का जिक्र कंक्लूजन में। मतलब ये है कि मैंने मल्टी ऐसे बनाई है, खाली जगह पर आपने सिर्फ टॉपिक का नाम लिखना है, बाकी सारा का सारा ऐसे वही होगा। फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन ऐड होंगी, बाकी CSS क्वालिफायर टीचरों से चेक शुदा होंगे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज आपको बता दूं कि आपने सादा ज़बान इस्तेमाल करनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 3 क्लास की ज़बान इस्तेमाल करनी है, बल्कि नहीं, आपने सेंटेंस दरमियाना इस्तेमाल करना है जिससे पढ़ने वाले को बात समझ आ जाए। लेकिन इतना छोटा भी ना लिखिएगा कि वो आपको वहाँ पर फेल कर दे। ठीक है, करेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज, आपने जो ज़बान इस्तेमाल करनी है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए इमला के लिहाज से। ठीक है, मतलब ग्रामर और इमला की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, करेक्ट यूज़ ऑफ ईडियम्स एंड फ्रेजेस। हाँ जी, कि आपने ईडियम्स का यूज़ जो करना है वो करेक्ट करना है। ये ना हो कि आप ईडियम का यूज़ तो कर रही हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। फ्रेज और करेक्ट और ईडियम्स, ये याद रखिएगा, दोनों को आपने करेक्ट यूज़ के लिहाज से लिखना है, ये ना हो कि इनमें कोई मिस्टेक आ जाए। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करें, ब्राइट आउटलाइन। आपने आउटलाइन जो सी है ना, आउटलाइन वो ठीक लिखनी है। मतलब ये है कि आपने सीक्वेंस रखना है, मतलब इंट्रोडक्शन, फिर प्रेजेंट सिचुएशन, फिर उसके बाद इफ़ेक्ट्स, फिर कॉजेज़, फिर सॉल्यूशन, फिर कंक्लूजन। ये ना हो कि आप पहले कंक्लूजन लिख रही हैं फिर इंट्रोडक्शन लिख रही हैं, ये काम नहीं करना आपने। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ब्राइट इंट्रोडक्शन। आपने आउटलाइन में जो सीक्वेंस रखा था, मतलब आपने इंट्रोडक्शन, प्रेजेंट सिचुएशन, इफ़ेक्ट्स, कॉजेज़, सॉल्यूशन, इन सब को आपने 5-6 पॉइंट ऊपर डिस्कस किए ना, उन 5-6 को एक एक लाइन में लिखना, ये आपका ब्राइट इंट्रोडक्शन है। मतलब आपने समरी लिखनी होती है आउटलाइन की इंट्रोडक्शन में। ठीक है, आगे बात करते हैं जी, ब्राइट इंट्रोडक्शन ऑफ पैराग्राफ स्ट्रक्चर। हाँ जी, एक पैराग्राफ ब्राइट तब होता है जब आप उसमें टॉपिक, सेंटेंस, एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ और इसके अलावा एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ और एग्जाम्पलीफिकेशन ऑफ पैराग्राफ और कंक्लूडिंग लाइन लिखते हैं। ये 5 चीज़ों से आपका पैराग्राफ बनता है और 5 जुमले बनते हैं। अल्लाह के बंदो, अगर 10-10 अल्फाज पर आप एक जुमला लिखते हैं तो ये 50 अल्फाज पर एक पैराग्राफ आपका तैयार हो जाता है। आपने ये याद रखना है, ठीक है, कि पैराग्राफ स्ट्रक्चर को तरतीब के साथ लिखने। एवरी पैराग्राफ मस्ट बी इक्वल वर्ड्स। जी, आपने एक पैराग्राफ अगर 50 पे लिखा है तो दूसरा 100 पे नहीं लिखना, आपने कोशिश करनी है 80 अल्फाज पर लिखने। ठीक है, दूसरा 70 पे रखें। ठीक है, ज़्यादा फ़र्क हुआ तो आपका ऐसे फेल कर देगा क्योंकि आप रेलिवेंट नहीं लिख रहे टॉपिक के, मौजू चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे का अगर किसी पॉइंट को ज़्यादा आप बयान करते हैं। गुड रेफरेंसेस, जी, आपने कोटेशन जो लिखनी है वो फेमस जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके लिखनी है। ये ना हो कि आप किसी आम बंदे के इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, जो ख़ास तौर पर आपने उनका इस्तेमाल करना है जो कि बहुत मशहूर हो। ठीक है, आगे जी, एवरी आउटलाइन मस्ट बी इक्वल की पॉइंट्स एंड वर्ड्स। हाँ जी, कि आपने एक की पॉइंट लिखा है जी, इफ़ेक्ट में आपने 2 की पॉइंट लिखी हैं, कोजेज़ पर आपने 3 लिखनी है। ठीक है, ये ना हो कि आप एक में 2 लिख रहे हैं और तीसरे में क्या लिख रही हैं, 5। ये काम नहीं करना, आपने 2 और 3 के रेलिवेंट रखने हैं। ये ना हो कि ज़्यादा किसी भी पॉइंट को आपने बयान नहीं करना और कम भी नहीं बयान करना। ठीक है, राइट अपडेट इंफॉर्मेशन, जी, कि आपने 2 साल पुरानी इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर ऐड करने हैं, 2 से 3 साल पुराने। ये ना हो कि इससे ज़्यादा पुराने आप ऐड कर रहे हैं। इस तरह वो कहता है कि इसके पास अपडेट करंट अफेयर्स तो है ही नहीं है। ठीक है, इसके पास नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, और किसी भी पॉइंट को ज़्यादा बयान करेंगे तो वो कहेगा मौजू तब्दील हो गया, और अगर किसी पॉइंट को कम बयान करेंगे तो वो कहेगा कि इस बंदे के पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, और अगर करंट अफेयर के टॉपिक आप फ़र्ज़ कर लें 3 साल से पुराने ऐड कर रहे हैं तो वो कहेगा इसके पास करंट अफेयर का नॉलेज नहीं है। इन चीज़ों से बचना है। स्टांस मस्ट बी क्लियर, जी, आपका मौक़िफ़ जो ऐसे के बारे में होना चाहिए वो वाज़िया होना चाहिए।
ये ना हो कि कॉम्प्लिकेटेड हो, आप एक तरफ तो उसकी हाँ कर रहे हैं उसके रेलिवेंट, दूसरी तरफ इनकार कर रहे हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। स्टांस मस्ट बी टू द पॉइंट ऑफ द ऐसे टॉपिक। जी, आपका जो मौक़िफ़ है ऐसे के बारे में वो मोस्ट टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, रेलिवेंट होना चाहिए। ये ना हो कि आप का स्टांस इररेलिवेंट हो, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है। आगे बात करते हैं जी नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ द ऐसे स्ट्रक्चर। आपको मैंने पहले बताया कि आपने आउटलाइन में इंट्रो, प्रेजेंट सिचुएशन, इफेक्ट्स, कोजेस, सॉल्यूशन और कंक्लूजन, इसी तरह आपने बॉडी पैराग्राफ भी लिखनी है। आपने जो की पॉइंट इफेक्ट में जिस नंबर पर लिखा है, पहले नंबर पर लिखा है तो पहले नंबर पर ही बॉडी पैराग्राफ में लिखे, दूसरे नंबर वाला दूसरे पे, तीसरे वाला तीसरे पे। यह नहीं होना चाहिए कि आप तीसरे वाला पहले पे उठा के लिख रही है, ये काम नहीं करना, ठीक है। राइट ऑल पॉइंट्स ऑफ द ऐसे आउटलाइन। जी, राइट ऑल पॉइंट्स ऑफ द ऐसे आउटलाइन मतलब आपने आउटलाइन में जिन जिन पॉइंट्स को लिखा है वो सारे के सारे लिखने हैं। अगर आउटलाइन में आपने ज़्यादा लिखे हैं पॉइंट तो आप ये याद रखिएगा उन सब को ना लिखेंगे तो वो फेल करेगा। क्या अगर आपके पास टाइम कम था तो आप अल्लाह के बंदों पहले अपनी स्पीड देखो ना, स्पीड आपकी कम है, आप कम की पॉइंट लिखें, कम लिखें लेकिन साफ और सुथरा लिखें, आपको पास करेगा। राइट 5 to 8 कोटेशंस। जी, ऐसे के अंदर ये सबसे बड़ी बात है कि कोटेशन कितनी होनी चाहिए। अल्लाह के बंदो 5 से 8 कोटेशन आप लिख सकते हैं, 5 से 8 फैक्ट्स एंड फिगर लिख सकते हैं, 5 से 8 आप क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स, ठीक है। एक पैराग्राफ के अंदर एक एग्जाम्पल, एक फैक्ट्स एंड फिगर लाजमी और एक एग्जाम्पल भी होनी चाहिए, ठीक है। राइट 5 to 8 फैक्ट्स एंड फिगर, ये मैंने पहले आपको बता दिया। अब फैक्ट्स एंड फिगर खाली नहीं लिख कर आ जानी, ऐसे के अंदर आपने कोटेशन का भी यूज़ करना है, एग्जाम्पल का भी यूज़ करना है। अगर खाली आप कोटेशन पर ऐसे लिखेंगे वो कहेगा कि इस बंदे ने खाली कोटेशन पर ऐसे लिख दी है। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर पर ऐसे लिखेंगे तो वो कहेगा इस बंदे ने तो फैक्ट्स एंड फिगर एक साइंटिफिक रिपोर्ट लिख दी है। अगर आप ऐसे एग्जाम्पल पर लिखेंगे तो वो कहेगा इसने तो मिसालें ही लिखी हैं ऐसे में। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, दरमियाना रखना है काम, ठीक है, मतलब बराबर रख लेकर चलना है इन तीनों को। करेक्ट द यूज़ ऑफ मार्कर। जी, आपको मार्कर का यूज़ सीखना पड़ेगा, यूट्यूब से सीखे ना, ठीक है। नीट राइटिंग, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग अच्छी नहीं है तो अल्लाह के बंदो आप ऐसा पेन लेकर जाएं जो जिससे आपकी राइटिंग क्लियर हो। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपने क्या करना है जी, आपने लिख कर प्रैक्टिस करके जाना है। ये ना हो कि आप नया पेन इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ जाकर आपकी राइटिंग स्पीड रिड्यूस हो रही है, आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट, नो कटिंग। आपने ये नहीं करना कटिंग, नहीं, आपने वही लफ्ज़ रिपीट कर देना है। अगर वो गौर से पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा इसने गलती की है। लेकिन अगर वो आप दोबारा लिख रहे हैं मतलब आप कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, या इशारा दे रहे हैं, उसे सामने बता रहे हैं मैंने गलती की है, मैं गलत हूँ, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी अपने पेपर के अंदर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। हाँ जी, आगे आपका ये सवाल होता है कि सर पैराग्राफ को या ऐसे को हमने मैनेज किस तरह करना है, टाइम किस तरह निकालना है। आपको बता दूँ कि आपने 4 की पॉइंट मेन लिखनी है, तो 4 × 3 कर लें तो आपके बनते हैं जी 12 पैराग्राफ बनते हैं, और 12 × 5 से कर लें मतलब 5 मिनट पर पैराग्राफ आपने लिखने हैं, ठीक है। आगे ब्राइट कंक्लूजन, आपने जो जो आउटलाइन में पॉइंट लिखे हैं उन्हीं का जिक्र आपने कंक्लूजन में लिखना है, लेकिन तरतीब के साथ, ठीक है, कनेक्टर्स की मदद से। ये नहीं कि आपने डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया, नहीं, अन्नेवाह नहीं लिखना, ठीक है। आपने एक तरतीब को मद्देनज़र रखना है, ठीक है। जिस तरतीब से आउटलाइन में लिखी है उसी तरतीब से आपने कंक्लूजन में लिखनी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं ज्वाइंट टेस्ट सेशन। आप डेली बेसिस पर आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, राइट कोटेशन, ठीक है, कंक्लूजन, ये लास्ट भी आप टेस्ट सेशन में क्लियर करें, ठीक है। अगर आप मेरा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और अगर किसी के पास कर रहे हैं तो ऑनलाइन सोर्सेज इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जब भी ऑनलाइन सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं तो आपका वक्त भी बचता है और आपके पैसे भी बच जाते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।